आज दुनिया में वैसे तो अलग अलग देशों की अलग अलग डिटेक्टिव एजेंसी मौजूद हैं जो अपने देश को बचाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। ऐसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसको कि शायद दुनिया का हर एक देश जानता है। मोसाद को हर कोई इसलिए जानता है क्योंकि इसने ऐसे ऐसे मिशन को पूरा किया है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मोसाद एक तरह की किलिंग मशीन है जो कि अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ती है। मोसाद के द्वारा किए गए मिशन के ऊपर वैसे तो कई सारी मूवीज़ बनी हैं जिनमें कि उनके कारनामों को दिखाया गया है। मोसाद इजराइल की सुरक्षा करने के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों पर भी नज़र रखता है, क्योंकि ज़्यादातर पड़ोसी देश इजराइल के दुश्मन हैं। इसलिए इजराइल अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए मोसाद के लिए अलग से अरबों का बजट निकालता है और मोसाद को हर वो टेक्नोलॉजी देता है जो उसे और मजबूत बनाते हैं। इजराइल का एक रूल है कि वो कभी भी आतंकवादियों के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है, चाहे हालात कैसे भी हो। मोसाद अपने दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में से ढूंढकर मारता है। वो कभी भी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और उनको इस तरह मारता है कि और दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। वैसे तो मोसाद ने कई मिशन पूरे किए हैं, लेकिन जिस मिशन की आज हम बात करेंगे उसका नाम रेथ ऑफ गॉड है। ये मिशन मोसाद के द्वारा चलाया गया सबसे लंबा मिशन था, जो कि करीब 20 साल चला, और इस मिशन में मोसाद ने अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ा। बात 1972 की है, जब जर्मनी के शहर म्यूनिख में ओलंपिक हो रहे थे। तो उस ओलंपिक में दुनिया के अलग अलग देश हिस्सा ले रहे थे, जिसमें कि इजराइल की टीम ने भी हिस्सा लिया था। ओलंपिक को चलते चलते करीब एक हफ्ता निकल गया था। एक हफ्ते तक सब कुछ शांत था, लेकिन 5 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ कि जिसने कि सब कुछ बदल दिया। 5 सितंबर को इजराइल ने ब्लैक सितंबर का नाम दिया, जिसकी वजह से ये मिशन 20 सालों तक चलाना पड़ा। इस दिन को इजराइल के लोग कभी भी भूलते नहीं हैं। इसी दिन की वजह से मोसाद ने यूरोप के कई देशों में इस मिशन को अंजाम दिया था। दरअसल में 5 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ था कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO से जुड़े 8 लोग ओलंपिक ब्लेज की दीवार को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ओलंपिक ब्लेज वो जगह थी जहां पर कि ओलंपिक कराया जा रहा था और खिलाड़ी ठहरे हुए थे। इन 8 लोगों ने खिलाड़ियों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। ये किसी देश के प्लेयर लग रहे थे। तभी वहाँ से होकर कनाडा के कुछ प्लेयर गुजर रहे थे। कनाडा के प्लेयर को लगा कि ये किसी देश के खिलाड़ी हैं जो कि दीवार को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अनजाने में कनाडा के प्लेयर्स ने उनकी दीवार को क्रॉस कराने में मदद कर दी। इस तरह से ये सभी आतंकवादी ओलंपिक विलेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। ओलंपिक विलेज में घुसने के बाद सबसे पहले ये अपने कपड़ों को चेंज करते हैं। इसके बाद ये कपड़ों में छिपे हथियारों को बाहर निकालते हैं और ये उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जिस तरफ की इजराइल के प्लेयर मौजूद थे। इनको शायद पहले से ही पता था कि इजराइल के प्लेयर कहां पर ठहरे हुए हैं, इसलिए उस जगह तक ये जल्दी ही पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये प्लेयर्स को डराने के लिए फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग होने की वजह से ओलंपिक विलेज में अफरा तफरी मच जाती है और प्लेयर्स इधर उधर भागने लग जाते हैं। इजराइल के 2 प्लेयर हिम्मत दिखाते हैं और इनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मुकाबले के दौरान इन दोनों प्लेयर्स की मौत हो जाती है। इन दोनों को गोली मारकर बुरी तरह से मार दिया जाता है। अब ये आतंकवादी बंदूक की नोक पर बचे हुए इजराइल के 9 प्लेयर्स को बंदी बना लेते हैं और इन सभी को एक रूम में बंद कर देते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में शुरू से दुश्मनी चल रही है, ये हम सब जानते हैं। ओलंपिक विलेज में गोलीबारी और इजराइल के प्लेयर को बंधक बना लेने के कारण जर्मनी की सरकार टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार वो क्या करें। इस घटना के बारे में इजराइल को पता चलता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। इजराइल के प्लेयर को बंधक बना लेने के बाद ये आतंकवादी पहली बार इजराइल के आगे अपनी मांग रखते हैं। इनकी ये मांग थी कि इजराइल की जेल में PLO की जो 234 लोग बंद हैं उन सभी को रिहा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इजराइल को धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सभी प्लेयर्स को मार देंगे। इजराइल का एक रूल है कि वो कभी भी आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करता है, इसलिए इजराइल ने ये शर्त सुनते ही मना कर दिया और कहा कि इजराइल इस तरह की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करेगा। जब इन आतंकवादियों को पता चला कि इजराइल ने उनकी शर्त को मानने से मना कर दिया है, तभी उन आतंकवादियों ने उन दोनों प्लेयर की लाश को बाहर फेंक दिया जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने उनकी बात नहीं मानी तो वो इसी तरह सभी प्लेयर्स को मार देंगे। तभी उन दोनों लाशों को जर्मनी के ऑफिसर उठाकर ले गए। उन दोनों की लाशों को देखकर इजराइल को और ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उनकी शर्त को मानने से वापस से मना कर दिया। उन्होंने फिर यही बात कही कि वो आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। उस समय की इजराइल की PM गोल्डा मेयर थी। उन्होंने उसी समय अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग बुलाई और कहा कि क्या करना सही रहेगा। अब पूरी दुनिया की नज़र इजराइल पर थी कि इजराइल अब क्या करेगा। क्या इजराइल आतंकवादियों की शर्त को मान लेगा या फिर और कुछ करेगा।
इसके बाद इजराइल ने जर्मनी की सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि वो म्यूनिक के अंदर अपनी स्पेशल फोर्स को भेजकर एक ऑपरेशन करना चाहता है, जिससे कि वो सभी आतंकवादियों को मारना चाहता है और अपने प्लेयर्स को छुड़ाना चाहता है। लेकिन जर्मनी के आगे ये एक प्रॉब्लम थी कि अगर इजराइल की फोर्स जर्मनी में आ गई तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, जिससे कि और देशों से आए प्लेयर्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर जर्मनी ने इजराइल से ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सभी सोच रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होगा। धीरे धीरे आतंकवादियों को ये बात समझ में आने लगी कि इजराइल उसकी इस शर्त को कभी नहीं मानेगा। इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने अचानक से अपनी शर्त बदली और कहा कि चलो, अगर आप हमारी पहली शर्त को नहीं मान रहे तो आप हमारी दूसरी शर्त को मानो। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी शर्त ये है कि हमें ओलंपिक विलेज से एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक बस चाहिए और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें 2 हेलीकॉप्टर चाहिए, जिनमें कि हम प्लेयर्स को अपने साथ बंधक बनाकर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी दूसरी शर्त है, अगर इसको नहीं माना तो हम सभी प्लेयर्स को मार देंगे। इस शर्त को सुनने के बाद जर्मनी को ऐसा लगा कि उनके पास एक मौका आया है। उन्होंने सोचा कि इस शर्त के बहाने ये ओलंपिक विलेज से बाहर निकलेंगे, जिससे कि प्लेयर्स को छुड़ा लेंगे और आतंकवादियों को मार देंगे। इसीलिए जर्मनी ने इनकी इस शर्त को मान लिया। जर्मनी की सरकार ने जल्दी से उनके लिए एक बस अरेंज की, जिसके बाद वो सभी आतंकवादी और प्लेयर्स उस बस में बैठ गए और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। जर्मनी की सरकार ने पहले ही अपना प्लान बनाकर अपने स्नाइपर्स को एयरपोर्ट पर जगह जगह पर तैनात कर दिया और स्नाइपर से कहा कि जैसे ही मौका लगे इन सभी आतंकवादियों को मार दो। कुछ समय बाद बस एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहां पर पहले से ही उनके लिए 2 हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे। पहले हेलीकॉप्टर में तो 8 खिलाड़ी और कुछ आतंकवादी बैठ गए और दूसरे हेलीकॉप्टर में जैसे ही आतंकवादी बैठने जा रहे थे तभी स्नाइपर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया और कुछ आतंकवादी तभी मारे गए। जब आतंकवादियों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद आतंकवादियों ने सोचा कि जब हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम इन प्लेयर्स को जिंदा क्यों छोड़ें। इसलिए उन्होंने निहत्थे बैठे प्लेयर्स के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। इस तरह से उन सभी प्लेयर्स की भी मौत हो गई। ये ऑपरेशन कुछ समय बाद पूरा होता है, जिसमें कि सभी प्लेयर्स और ज़्यादातर आतंकवादी मारे गए, लेकिन कुछ आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया गया। इसके बाद जर्मनी की सरकार ने इजराइल की सरकार को जानकारी दी। फिर सुबह होते ही टीवी पर यह अनाउंस किया गया कि इजराइल के सभी प्लेयर्स मारे जा चुके हैं। जब ये खबर इजराइल के लोग सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्से से भर जाते हैं और वो सड़कों पर उतर आते हैं। वो लोग इजराइल की सरकार से मांग करते हैं कि हमें इसका बदला जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। इसके बाद इजराइल 5 सितंबर को ब्लैक सितंबर का नाम देता है। अब बारी थी इजराइल के बदला लेने की। इसके बाद इजराइल की पीएम गोल्डा मेयर जल्दी ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाती हैं, जिसमें कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, मोसाद के चीफ और कुछ अन्य लोग मौजूद रहते हैं। इस मीटिंग में यह डिसाइड होता है कि इस आतंकवादी हमले में जो भी लोग शामिल थे उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हों, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच इजराइल के लोगों में काफ़ी गुस्सा मौजूद था। उनके गुस्से को शांत करने के लिए इजराइल पीएलओ के 10 ठिकानों पर बमबारी कर देता है, जिसमें कि कई सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इजराइल के लोगों को लगा कि इजराइल ने बदला ले लिया है, लेकिन अभी असली मिशन तो बाकी था। इस मिशन का नाम रेथ ऑफ गॉड था, जिसका टारगेट आतंकी हमले में शामिल हर एक इंसान को मारना था, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। इसके बाद इस मिशन की शुरुआत होती है। इस मिशन में मोसाद के कई एजेंट शामिल थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसी भी हालत में इस मिशन को पूरा करें। इसलिए सबसे पहले मोसाद के एजेंट्स एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसमें इस आतंकी हमले से जुड़े नाम शामिल थे। इस लिस्ट में वो नाम शामिल थे जिन्होंने प्लान बनाया था, आतंकवादियों को साथ दिया था और साथ में उन्हें फंडिंग दी थी। लिस्ट पूरी हो जाने के बाद पता चला कि ज़्यादातर लोग यूरोप के देशों में छुपे हुए हैं और कुछ लोग लेबनान जैसे देशों में छुपे हुए हैं। जल्दी ही मोसाद के एजेंट्स की अलग अलग पहचान बनाई गई और उनको यूरोप में भेजा गया। मोसाद के एजेंट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लिस्ट में शामिल उन लोगों को ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि इस लिस्ट में शामिल ज़्यादातर लोगों को पता था कि मोसाद उनको छोड़ेगा नहीं। इसलिए लिस्ट में शामिल ज़्यादातर लोग अंडरग्राउंड हो गए और कुछ लोगों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। लेकिन मोसाद के एजेंट्स को पीछे हटना नहीं आता, इसलिए मोसाद के एजेंट्स ने उन लोगों की और अच्छी तरह से जासूसी की। जासूसी करते करते मोसाद को अपने पहले टारगेट का पता चला, जिसका नाम अदेल जोइटर था। ये रोम में रह रहा था। ये ब्लैक सितंबर का ऑपरेटिव था। फिर इसके बाद मोसाद ने इसको मारने का प्लान बनाया और अक्टूबर 1972 को लगभग ब्लैक सितंबर के 1 महीने बाद इसको गोली मारकर मार दिया गया और इस तरह से इस मिशन का पहला टारगेट मारा गया।
फिर इसके बाद मोसाद के एजेंट्स को अपने दूसरे टारगेट के बारे में पता चला, जिसका नाम डॉक्टर महमूद अंसारी था। ये अपनी फैमिली के साथ पेरिस के एक फ्लैट में रह रहा था। तभी मोसाद का एक एजेंट पत्रकार बनकर इसके पास जाता है और मौका मिलते ही इसके टेलीफोन में बम लगाकर आ जाता है। कुछ समय बाद मोसाद के एजेंट्स इसको कॉल करते हैं। कॉल उठाते ही एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें कि इसकी मौत हो जाती है। इस तरह से दूसरा टारगेट भी मारा जाता है। मोसाद के एजेंट्स अपने तीसरे टारगेट के बारे में पता लगाते हैं। इनका तीसरा टारगेट किसी होटल के रूम में ठहरा हुआ था, इसलिए मोसाद के एजेंट्स इसके रूम के बगल में ही एक रूम ले लेते हैं और मौका मिलते ही ये एजेंट बेड के नीचे एक बॉम्ब रख देता है। अब कुछ समय बाद जैसे ही टारगेट बेड पर सोता है तो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि तीसरे टारगेट की भी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद एजेंट्स को पता चलता है कि उसके कुछ टारगेट्स लेबनान में छुपे हुए हैं। इसके लिए मोसाद के एजेंट्स एक अलग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये पानी के रास्ते लेबनान में पहुंचते हैं, जहां पर ये छिपे हुए टारगेट्स को ढूंढ कर मारते हैं, जिससे कि कुछ और टारगेट्स मारे जाते हैं। मोसाद का एक और टारगेट एक होटल में छुपा हुआ था। तभी मोसाद के एजेंट्स उसके होटल के रूम में जाकर टीवी में एक बम लगाकर आ जाते हैं, जहां पर उस आदमी के रूम में आते ही बम ब्लास्ट होता है और ये टारगेट भी मारा जाता है। फिर ऐसे ही एक एक करके मोसाद के एजेंट्स सभी टारगेट्स को मारते हैं और धीरे धीरे करके अपना बदला पूरा करते हैं। सबसे लास्ट में मारा गया टारगेट अली हसन सलामे था, जो कि आखिर में मारा जाता है। इसको कई बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार ये बच जाता था। लेकिन मोसाद के एक ऑपरेशन के दौरान इसकी भी मौत हो जाती है। इस तरह से मोसाद के द्वारा चलाया गया मिशन द रेथ ऑफ गॉड पूरा होता है, जो कि करीब 20 सालों तक चला। इस मिशन में मोसाद ने अपने टारगेट्स को मार गिराया, लेकिन साथ में ही मोसाद के कुछ एजेंट्स इस मिशन के दौरान मारे जाते हैं। इस तरह से ये मिशन द रेथ ऑफ गॉड पूरा होता है और इजराइल अपना बदला पूरा कर लेता है।